Hello everyone, welcome back to Ansarkari. Today we'll discuss 3rd February newspaper Viksit Bharat. मेट्रो नेटवर्क मेक अर्बन कनेक्टिविटी इजियर। तो हम इसको एज अ डाटा की तरह फिर इंफॉर्मेशन की तरह यूज कर सकते हैं कि मेट्रो कनेक्टिविटी इंक्रीज हुई है। स्टार्टिंग में जब हम 2014 की बात करते हैं तो 5 सिटीज से कनेक्टेड थी, अब 22 सिटीज कनेक्टेड है, जो कि कनेक्टिविटी को इजिली एक्सेस कराने में हेल्प करती है। यहाँ की गर्भवती की हत्या करने के बाद पति को उम्र कैद की सजा, 11 साल बाद आया फैसला। दहेज, दोषी दहेज के कारण करता था परेशान। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि डावरी या फिर आज के टाइम में जिसे हम गिफ्ट कल्चर कहते हैं, इस तरह की चीजें हमें सोसाइटी में देखने के लिए मिलते हैं, जिसके रिगार्डिंग डावरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 है, जो कि दहेज लेने और देने दोनों के ऊपर प्रोहिबिटेशन करता है और उनके लिए सजा का प्रावधान है। इसके अलावा जब हम आईपीसी की बात करते हैं तो सेक्शन 304 बी और सेक्शन 498 ए के तहत प्रावधान किए गए हैं। उत्तराखंड में जब हम बहु विवाह की बात करते हैं तो उन पर पाबंदी लगाई गई है, क्योंकि सिविल यूनिफॉर्म कोड अप्लाई करने की बात की गई है, जो सभी के लिए एक जैसे नियमों की बात करता है। लेकिन यहाँ बोला गया है कि जो एसटी है या फिर जो आदिवासी जनजातियां हैं उनको समान नागरिक संहिता से बाहर रखा जाएगा, क्योंकि जब हम बात करते हैं उनके कल्चर की, उनके प्रथाओं की, तो उन्हें सेव करने के लिए और उनमें जो अलग तरह की प्रथाएं देखने के लिए मिलती है तो उनके संरक्षण के लिए इस तरह के प्रावधान किए जाते हैं। कल्पमेदा, यह दुनिया बड़ी ही भयानक है, उन लोगों के कारण नहीं जो बुरा करते हैं, बल्कि उन लोगों के कारण जो बुरा होते हुए देखते हैं और बुरा होने देते हैं। एल्बर्ट आइंस्टाइन। आचल, आपको क्या ऐड करोगे इसमें? इसमें यही है कि दृश्य की बात की गई है कि आपका नजरिया क्या है किसी भी चीज को देखने का, तो आप किस तरीके से एक्ट करते हो उसके रिगार्डिंग। तो हमें ये नहीं है कि कोई बुरा है तो उसको उसी नजरिए से हमेशा देखा जाए, मैं इसमें ये बोलूंगी। मानसी, आप क्या ऐड करोगे? इसमें जैसे महात्मा गांधी ने भी यही बोला है कि क्रिमिनल प्रॉब्लम नहीं है, जो क्राइम किया जा रहा है वो प्रॉब्लम है। तो एक ये चीज, और अगर एग्जाम्पल ले तो जैसे मिलिटराइजेशन ऑफ स्पेस हो गया, अगर उसके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं लिया तो दैट कैन क्रिएट फ्यूचर प्रॉब्लम्स अपने रिस्पेक्टिव फॉर्म में। तो बाकी जो आचल ने बोला इंडिविजुअल लेवल पे, दैट इज लाइक मोर अप्रोप्रिएट। मेरा ये है कि हम पूरी तरह से जो गलत कर रहे हैं उनको नहीं रोक सकते, लेकिन जब तक कोई उनके खिलाफ बोलेगा नहीं या उनके अगेंस्ट एक्शन नहीं लिए जाएंगे, तो जो कुछ नहीं कर रहा है वो बहुत ज्यादा गलत कर रहे हैं। तो वो कुछ भी हो सकता है, चाहे एनवायरनमेंट हो, चाहे कोई क्रिमिनल एक्टिविटी हो, या कहीं पर जो कुछ भी गलत हो रहा है, तो जिन लोगों को एक्शन लेने चाहिए उनका एक्शन लेना जरूरी है। यहाँ पे एग्जाम्पल एक और आ जाएगा कि जैसे ब्राइब की बात करते हैं, जो जो ब्राइब देने वाला है वो गलत है, बट इक्वली गलत है जो ब्राइब एक्सेप्ट कर रहा है। और एक और एग्जाम्पल हो जाएगा बेनामी प्रॉपर्टीज में, तो उसमें लाइक दोनों साइड फॉल्ट पे है। हाँ। कैंसर के मोर्चे पर चिकित्सा विज्ञान, तो यहाँ पर हम 5 से 6 पॉइंट्स के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। फर्स्ट हम देख सकते हैं डाटा। अगर हम ऑल ओवर वर्ल्ड की बात करें तो 2.25 अरब मामले हमें कैंसर के देखने के लिए मिलते हैं, जिसमें 96 लाख यानी कि 96 लाख लोगों की हर साल मृत्यु हो जाती है कैंसर के कारण। और अगर हम भारत की बात करें तो हर साल 8 लाख से ज्यादा लोग कैंसर की वजह से उनकी मृत्यु हो जाती है। रोबोटिक सर्जरी की बात करते हैं। रोबोटिक सर्जरी होती है जो जो हमें कैंसर की जो डिजीज होती है उसके चित्र होते हैं, जो उसके एक्सरे होते हैं, उनको बहुत बड़े साइज में बनाकर दिखाते हैं, जिसकी वजह से उनका ट्रीटमेंट करना इजी हो जाता है। यहाँ पर है जैव इमेजिंग इमेजिंग जिसे सिंथेटिक डाई के रूप में काम किया जाता है, और इसमें अमीनो साइनोनिस जो मॉलिक्यूल है वो बनता है, जो कि जो उत्तक होते हैं कैंसर के, यानी कि जो टिश्यू होते हैं कैंसर के, उनके उनकी जो झिल्ली होती है उनको तोड़ देता है, जिसके कारण वो बार बार कंपन यानी कि वाइब्रेशन होती है, जो उनको पूरी तरह से नष्ट कर देती है। तो यहाँ हम मॉलिक्यूलर जैम हैमर का नाम दिया गया है। तो इस नाम को देख सकते हैं कि कैंसर के इलाज के लिए यूज किया जाता है। सेकंड हम देख सकते हैं स्टोमा कोशिकाएं, जो सामान्य कोशिकाएं होती है, हम देखते हैं जो जो रेडिएक्टिव एलिमेंट है, जैसे कोबाल्ट का यूज किया जाता है या कैडमियम थेरेपी का यूज किया जाता है या रेडिएशन थेरेपी का यूज किया जाता है, उसकी वजह से जो अन्य अ, त्वचा है, हड्डी है, रक्त है, इनके साथ साथ कोशिकाओं में दिक्कत आ जाती है, तो उनको किस तरह से सुलझाया जाए। तो उसके लिए
चीन की वैज्ञानिकों ने एक तकनीक यूज की है जिसका नाम है चुंबकीय ऊर्जा, यानी कि जो मैग्नेटिक एनर्जी है उसकी मदद से, ताकि जो आसपास की जो और स्किन है या फिर जो और भी कोई ऑर्गन है उसको नुकसान ना पहुंचाया जाए, उसको कम किया जा सके उसके लिए। इसके बाद हम बात कर सकते हैं रियल टाइम कैल्शियम आयन सिग्नल्स की। जब हम यूज करते हैं ईएमएफ का, तो उससे जो विकरण यानी कि जो पेनिट्रेट करवाते हैं किसी भी थेरेपी में, रेडियो एक्टिव थेरेपी में, तो एक ही जगह पर बार बार पेनिट्रेशन होता है, तो उसकी वजह से वहां पर कंपन उत्पन्न होती है। तो उस प्रवृत्ति को कम किया जा रहा है ताकि जो हड्डियों के अंदर कैल्शियम या फिर जो अन्य सिग्नल होते हैं वो प्रतिक्रिया में ना आए और उन चीजों से होने वाले नुकसान को रोका जा सके। इसके बाद फिफ्थ हम बात कर सकते हैं, डेस्टालीमैम नाम की एक दवाई बनाई गई है जिसके 6 महीने से जिसका शोध करने के बाद पता चला है उससे कैंसर पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है। लेकिन यहाँ दिक्कत यह है कि 8 लाख की सिर्फ एक डोज मिलती है, तो उसको प्राइस को कम करने की जरूरत है। इसके बाद हम सिक्स्थ डिस्कस कर सकते हैं कि भारतीय वैज्ञानिक किस प्रकार से शोध प्रक्रियाओं में काम कर रहे हैं। तो यहाँ माइक्रो आरएनए की पहचान की जाती है। माइक्रो आरएनए के कारण जो जीव का कैंसर है, टंग कैंसर होने या फिर माउथ में जो कैंसर होता है, उनके बारे में पता लगाया जा सकता है कि किस तरह से हो सकता है। तो इसमें जो संस्थान इन्वॉल्व है वो है आईआईटी मद्रास, कैंसर संस्थान चेन्नई तथा बेंगलुरु में भारतीय वैज्ञानिक संस्थान, जो एम आर MIR का 155 नाम दिया गया है, जिसको कन्वर्ट करेगा वो PDCD4 के साथ। जिसके बाद जो प्रोटीन है जो इस कार्य को फैलाता है कि किस तरह से कैंसर फैलता है, तो उसको रोका जाएगा, ताकि जो जीव कैंसर है या फिर जो माउथ कैंसर है उससे होने वाली मौतों को रोका जा सके। अगर हम सालाना देखते हैं तो 1 करोड़ से ज्यादा लोग मुंह की मौत से पूरी दुनिया में उनकी डेथ हो जाती है। तो इन चीजों को रोकने के लिए हम यहाँ 5-6 पॉइंट्स पर देख सकते हैं कि किस तरह से साइंस के थ्रू जो ट्रीटमेंट्स हैं वो किए जा रहे हैं एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। राजस्थान में शुरू किए गए सूर्य नमस्कार, तो स्कूल लेवल पे हम देखने के लिए मिलते हैं कि काफी ज्यादा अलग अलग तरह की घटनाएं देखने के लिए हमें मिलती हैं। उनको किस तरह से रोका जा सकता है, फिर जो टेंशन हो गई या फिर एग्जाम प्रेशर है या फिर जो सुसाइड के केसेस आते हैं उनको किस तरह से रोका जा सकता है। तो हम स्टार्ट कर सकते हैं कि 10 से 15 मिनट स्कूल में जिस टाइम पर असेंबली होती है, फिर बीच में कभी भी टाइम निकालकर योगा जैसी प्रक्रिया को आरंभ किया जा सकता है, जिसकी वजह से वो पढ़ने में और स्वास्थ्य में और जो अन्य समस्याएं हैं उनसे भी समाधान मिल सकता है। आंचल। ओके, तो इसमें ये है कि 60 साल बाद डेविस मुकाबले के लिए पाकिस्तान गई भारतीय टीम। तो यानी इसमें दिखाया जा रहा है कि रिलेशन अच्छे ना होने की वजह नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसा अगर हम इस तरीके से इंटरकनेक्टिव वे में वर्क करते हैं तो वो इम्प्रूव कर सकता है, और खेल के लिहाज से ये बहुत ज्यादा अच्छी बात होगी। तो इसमें ओवरऑल मतलब जो कैप्टन्स वहां पे गए थे उनका कहना ये था कि हमें एक बाउंड्री में ही अंदर ही रखा जा रहा है और वो वहीं पे कर रहे हैं। तो फाइनल एक कप्तान थे, उन्होंने यही बोला कि हम यहाँ पे घूमने नहीं आए हैं, हमें टेनिस में अच्छा खेलना आए, इसलिए हम यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो इसका पर्सपेक्टिव यही था। नेक्स्ट इज ड्रैग फ्लैग करने वाले खिलाड़ियों की कमी हॉकी के लिए चिंताजनक। तो ड्रैग फ्लैग एक, इसमें हमें यही पता होना चाहिए कि ड्रैग फ्लैग होता क्या है। ये एक टेक्निक होती है जो कि गोल को गोल करने के लिए होती है। तो इसमें यही बोला कि इसकी कमी के कारण, और ये हम ये नहीं बोल सकते कि अभी से ही ये कमी चल रही है, लेकिन काफी पहले से, यानी कि हम बोल सकते हैं 2018 से यही वाली प्रॉब्लम इशू है कि अब इतनी सारी टेक्निक्स हो चुकी है कि हमें गोल करना, मतलब सभी इतने ज्यादा परफेक्ट हो चुके हैं कि गोल करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो गया है। तो फिर हमें भी एक्स्ट्रा रूल्स की जरूरत होनी चाहिए, जैसे कि बाकी देशों में और ज्यादा होते हैं। जैसे यहाँ वहां पे 5 से 6 होते हैं, तो यहाँ पे भी उस तरीके की नीड है, इसमें हम ये बोल सकते हैं। यहाँ पे आंचल ये बात कर सकते हैं कि हॉकी एज अ स्पोर्ट को हम कैसे और प्रमोट कर सकते हैं इंडिया में। तो इसका बेस्ट एग्जांपल वी सी द स्टेट ऑफ उड़ीसा। एक स्पेशलाइज्ड एक ही स्पोर्ट में दे हैव क्रिएटिंग द एडवांस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रेनिंग फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, और बाकी जो न्यूट्रिशनल अवेलेबिलिटीज होनी चाहिए वो सब एक स्टेट में पूरा लाइक हॉकी के लिए प्रमोट किया जा रहा है। तो
बाकी स्पोर्ट्स के लिए भी वी कैन टॉक अबाउट कि और स्टेट्स भी इसी मॉडल पे, जो उड़ीसा मॉडल है और स्पोर्ट्स, उसको प्रमोट किया जा सकता है। Yes, Pansi, we can take up like that. Next is the single biggest problem in communication is the illusion it has been taken place. तो इनमें से आप कोई बोलोगे इस पे? मानसी? इल्यूजन इन कम्युनिकेशन की बात हो रही है, तो हम यहाँ पे सोशल मीडिया की बात कर सकते हैं। वो भी एक वर्चुअल वर्ल्ड है। यू आर नॉट अवेयर कि आप किस इंसान से बात कर रहे हो। इट इज नॉट इम्पोर्टेंट कि अगर नेम उसी इंसान का है या पिक्चर्स उसी की है, तो एक्चुअली बिहाइंड द स्क्रीन द सेम पर्सन इज टॉकिंग टू यू। तो एक ये इल्यूजन हो गया। तो वी कैन टॉक अबाउट डिस इन्फॉर्मेशन एंड मिस इन्फॉर्मेशन विच इज बीइंग स्प्रेड, सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द इल्यूजन। एंड adhering so much to the communication technology is also creating a problem, because everyone then it would be कि सब अपने तरीके से चीजों को इंटरप्रेट करेंगे। सो दैट कैन ऑल्सो क्रिएट सर्टन काइंड ऑफ इल्यूजन। एंड इल्यूजन इन द सेंस ये भी कि सोशल मीडिया पे जो इतना ज्यादा सेलिब्रिटीज या फिल्टर्स के थ्रू भी वी कैन से कि जो यूज किया जाता है, तो दैट इज ऑल्सो एन इल्यूशनरी वर्ल्ड। यस, वी कैन कंसिडर इट, बट अपार्ट फ्रॉम दिस मेरा ये पर्सपेक्टिव है, इसमें हमें ये बोलना चाहिए था कि जो कम्युनिकेशन है, तो हमें तो लगता है कि दूसरे बंदे, मतलब हम जिससे भी बात करें फिर अपने मैसेज को कन्वे करना चाहते हैं, उन तक वो मैसेज पहुंच गया है। लेकिन हम किस तरीके से बता रहे हैं, वो उसको किस तरीके से परसीव कर रहे हैं, वो डिपेंड करता है। तो हमें सिर्फ अपने माइंड में होता है कि वी हैव कम्युनिकेटेड, बट रियली में वो जब कम्युनिकेट होगा जब हम अपने जो व्यू है वो फाइनल पहुंचा सके उस पर्सन तक। तो ये बीच में जो इल्यूजन है, आई थिंक ये उसके बारे में बात कर रहा है। दिव्या, आप बोलोगे? हाँ, ये है कि जो हम कन्वे करना चाहते हैं या जो कम्युनिकेशन करना चाहते हैं वो डिपेंड करता है कि दोनों चीजों पर, कि हम अपनी बात को कन्वे कर पाए हैं या फिर जो जिसके जो सेकंड पर्सन है उसने उस चीज को किस वे में लिया है। तो इल्यूजन उसी के लिए कि कम्युनिकेशन दो लोगों के बीच में किस तरह से हुई है या फिर किस। जैसे कि हम इसको कंपेयर भी कर सकते हैं कि आंसर राइटिंग मान लो अगर हम करते हैं तो हम उसमें लिखना तो कुछ और चाहते हैं, क्या हम अपने वर्ड्स के थ्रू डायरेक्ट जो हम बोलना चाहते हैं वो लिख लिख पाते हैं? तो भी वो भी एक, मतलब वहां पे भी हम बोल सकते हैं कि कम्युनिकेशन तो वहां पे भी मैटर करता है कि जब आप आंसर लिख रहे हो और जो पढ़ रहा है उसको, क्या हमारे फाइनल मैसेज उन तक पहुंच रहा है कि हम लिखना क्या चाहते हैं और लिख क्या रहे हैं। तो वो भी, इसके बारे में भी हम बोल सकते हैं इस पे। यू कैन स्क्रॉल डाउन। Next is sacred space. I may not have contributed anything towards the progress of the civilization, but neither I have robbed the world of anything. Even the spider on the wall is welcome to his space. After all, he gives me mine and we are both at peace. तो इसमें आप कोई बोलोगे तो बोल सकते हो। सिंपली यही बात हो रही है कि अगर आप कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते हो तो यू शुड नॉट हार्म ऑल्सो। तो दैट इज ऑल्सो वन वे ऑफ कंट्रीब्यूटिंग टू ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। यस, दिव्या? नहीं, वो कुछ नहीं ऐड करना इसमें। और इसमें हम ये भी बोल सकते हैं कि जैसे स्पाइडर, मतलब अगर यहाँ पे इन्होंने स्पाइडर कोट किया अपार्ट फ्रॉम मानसी साइड, दैट इज ऑनलाइन, की डायरेक्टली वो यही बोलना चाहता है, तो हम स्पाइडर से क्या सीख सकते हैं? तो इसमें हम यही बोल सकते हैं कि जैसे स्पाइडर, मतलब बिना उसको पता है कि जाले टूट जाएंगे इस तरीके से, लेकिन वो फिर भी उसी में लगा रहता है बनाने के लिए। तो वो उसका दिखाता है कि पेशेंट बिहेवियर है उसके पास। इंस्टेंट, वो ये नहीं बोल रहा कि इंस्टेंटली कुछ भी मिल जाए, तो वो पेशेंस और परसिवरेंस के साथ वर्क करता रहता है और डेटरमिनेटली वो फाइनली अपना पूरा घर बना भी लेता है। तो वो भी अपने वर्ल्ड में फ्री है और उससे ये भी नहीं है कि किसी को हार्म हो रहा है। तो उस इस तरीके से भी हम इसको बोल सकते हैं। ये हो चुका है। नेक्स्ट इज इंडियन ओरिजिन। विंदी भंगा बिकम्स इंपीरियल कॉलेज लंदन काउंसिल चेयर। तो ये इंडियन ओरिजिन के हैं और ये कॉर्पोरेट 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 मतलब क्या बोलते हैं मानसी इसको, कॉर्पोरेट सेक्टर से है, मतलब ठीक है। तो ये उस फील्ड में है। तो इसमें ये बोल रहा है कि सिर्फ इंडिया में ही नहीं, ये ऐसी पर्सनैलिटीज है जो आउटर वर्ल्ड में भी इंडिया को प्राउड करा रहा है। तो उससे पहले ये चेयरमैन थे ऑफ यूके गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट के।
और रिसेंटली अब ये है इंपीरियल कॉलेज लंदन काउंसिल चेयर के। तो हम इसमें बस यही बोल सकते हैं। मानसी, नाउ यू कैन टेक अप। Okay. So talking about the topics related to internal security, first we'll talk about piracy, specifically in Arabian Sea. So of late, after the attack by the Yemen Houthi rebels, we are seeing that this issue or the number of piracy incidents, it has gone up. So firstly, certain important locations from the perspective of geography. So we see more piracy along the west coast of the African continent. Then there is Gulf of Aden, which is near the Horn of Africa. And here we also talk about Bab el Mandeb Strait, the Red Sea, Gulf of Aqaba, and Suez Canal. And towards the north, we have the Persian Gulf and the Strait of Hormuz. Then coming towards the Bay of Bengal, we are seeing piracy incidents even around the country of Bangladesh, and then Strait of Malacca is an important choke point. So these are certain important geographical areas. Now we are seeing कि इन्हीं locations पे why the piracy incidents are being seen और किसी location पे क्यों नहीं देखे जा रहे, so what is the reason behind that? So firstly we see कि इन सब locations पे the seas they are poorly policed, मतलब police personnel या patrolling जो की जाती exercises they are less in number, so it gives them the opportunity which is taken undue advantage of. Second is कि these areas normally they have concentrations of shipping traffic, so that is either around the choke points, तो important sea lanes of communication जो keyword हम use करते हैं, so that happens along these routes. So we can say कि the ships they are forced to converge or slow down by the geography. So again जो speed होती है that is slow, तो again piracy करने के chances जो that increases. Third reason is poor governance, or we say turmoil on the land close to these areas. It leads to unemployment, there is poverty, and consequently people they end up being pirates, or we can say they end up being in criminal activities. Fourth reason is that these areas are mostly international waters. So international waters and international straits are located. So these are like long stretches of the sea that fall within the maritime jurisdiction of several countries. So legal complexities here, there is confusion, there is ambiguity. So again, ये इन चार factors का undue advantage उठाया जाता है. So how we can tackle this crime of piracy? Through negotiations, through international diplomacy, and world maritime forces. Cooperation between them becomes important. And on the part of India, what action, what steps India has taken? So we see that Somali piracy, 2009-12 ke around, India, we deployed our, we can say the patrolling vessels around Somalia or Horn of Africa. Proactive forces India ने deploy करी हैं, and anti-piracy patrolling is also being done since 2008. So recently we saw that the patrol vessel INS Sumitra, it was successful in foiling the piracy attempt, and this reflects a professionalism and the effectiveness of the measures being taken on the part of India. And जब भी like we see this term written modus operandi, so modus operandi means what is their method of doing this act of piracy. So this is there. And maritime forces की अगर हम बात करते तो how do they respond? So firstly, visible presence maintain करना, seeks to deter the pirates from carrying out the attacks. Then surveillance of the high-risk areas is another step. Warn the ships about the respective vessels, issuing warnings. That's there. Then proactively and reactively intervening to manage any kind of developing situation that can help in preventing piracy incidents. And then globally, internationally, when we talk about more cooperation, so common communication protocol should be there. We need to adhere to that, need to maintain the presence in the seas and share information. So that's important. And here, even the role of satellites, that is also specifically the Earth observation satellites, that becomes important. So on short time basis, we can say that rapid response capabilities, developing them is important. Then apart from this, other defense measures like directing fire and reaching the spot immediately and vectoring the nearest ship that can render assistance. So apart from this, maritime intervention operations, these are being conducted and being practiced by the Indian Navy. So overall, if I summarize this thing, so as we say that India wants to be
or we say that India is the net security provider in the Indian Ocean region. So this is an example of that. And secondly, like US, we also want Indian Navy to be a blue navy. So that's what we can take away from here. Coming इसमें to the next एक article. और ये भी ऐड कर सकते हैं कि यूएसए के साथ अभी इंडिया ने डील की थी कि ड्रोन्स के लिए, ताकि जो इंडियन ओशन है और जो ये वाला एरिया है वहां पर नजर रखी जा सके ह्यूमन एक्टिविटी के बिना ड्रोन्स के थ्रू। तो उस रिगार्डिंग भी देखा जा सकता है कि इंडिया और यूएस के जो पार्टनरशिप है वो इंक्रीज हो रही है। इसके रिगार्डिंग जब हम अभी फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर की बात करते हैं, उन्होंने भी इसी रिगार्डिंग बात की गई थी कि किस तरह से इसको इंक्रीज किया जा सके और क्वाड के अंदर भी इन चीज़ों को इन्वॉल्व किया जाए, ताकि जो सिक्योरिटी इशू है या फिर जो प्राइस इंक्रीज हो जाते हैं, जो अफ्रीका हॉर्न ऑफ अफ्रीका के वहां से जाने से उन चीज़ों को कम किया जा सके। Yes, ठीक है. Next article is talking about FCRA regulation, the Foreign Contribution Regulation Act. So this act is dedicatedly to regulate the funding which is received by the NGOs. So of late, we've been talking about number of NGOs which have been in news for diverting the funds. For the purpose for which they receive the fund, it is diverted from that purpose. So that is the main issue. Now here, another example is the Center for Equity Studies. So this is one of the NGOs which has been run by one of the civil servants, and FCRA regulations. So role of Ministry of Home Affairs is important in this. And previously we've talked about like Zakir Naik's Islamic Research Foundation that has been banned under this. Their license has been banned, we can say. And apart from this, this is important from the perspective overall regulation of NGOs के लिए around 16,000 NGOs are, we can say, registered with the Ministry of Home Affairs. So that's there. So money laundering, and then again the role of the Prevention of Money Laundering Act, that also comes into the picture here. Now another update is that when we talk about the proceedings or investigations, whenever there is an issue about the money laundering under the Prevention of Money Laundering Act. So it has been clearly stated by the High Court, the Delhi High Court, that whatever is the seized property, it will have to be returned if the investigation is firstly going under the PMLA probe, and if the probe goes beyond 365 days without any proceedings, like there haven't been any kind of proceedings for the last 365 days, then the seized property would have to be returned. So that is just a smaller update. So this reflect that the PMLA provisions, the provisions of this act, they have to be reasonably read in a harmonious manner. This we have covered even in the polity sessions also. The principles about, again, the harmonious construction. So reasonably read and in a harmonious manner. So that's important. Coming to the next one. So as we were just talking about the FCRA and the NGO, so other NGOs are also part of it. For example, the Aman Biradari Trust, Oxfam India, and Action Aid Association. So we can just take away the examples from here. And the FCRA Act, okay, this current the Center for Equity Studies, this NGO, was established in 2001 in India, and it is registered as a trust with the sub-registrar for the charitable purposes in Delhi. Okay, next one is about the reforms in the civil aviation sector. So when we talk about increasing the ease of flying for the passengers, we see that biometric based immigration would be introduced at IGI, which would be again taking things in a more electronic manner. It would digitalize things and there would be less waiting time, we can say. So biometric based. Now the concern can be the privacy, your data safety. So because it would be biometric based, so that can be one of the issues. And apart from this, we can take away the examples of the models in the international airport models
countries like Singapore and Canada. So it is on those lines we've been introducing, or we will introduce this biometric based immigration. And it would be also including cross utilization of the X-ray baggage inspection system machines and for scanning. So we are introducing new technologies, and other examples is like e-gates have been introduced, and e-biometrics for the immigration, they're already underway. So as far as the security is concerned, so there would be again an analysis of the manpower requirement of even the CISF personals and the immigration officials. So that's all from here. So we are just focusing upon speeding up the processes. So यहाँ पे बात हो रही है ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट्स की इन दी स्टील सेक्टर. इफ यू कुड स्क्रॉल डाउन. सो यहाँ पे बात हो रही है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी on Friday it came out with the guidelines for undertaking pilot projects how we will be using green hydrogen in the steel industry and the shipping sector. So यहाँ पे important आ जाता है नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, जिसके अंडर ये सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो लिए जाएंगे फॉर रिप्लेसिंग द फॉसिल फ्यूल्स and the fossil fuel based feedstock with the green hydrogen. We can move forward. So यहाँ पे basically we are talking about Paytm Bank, and जो RBI है, it will be cancelling the Paytm Bank payment license after February 29. तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ. यहाँ पे ऐसा इसलिए हुआ कि पहला कुछ रीजंस है. तो पहला रीजन तो ये है कि जो KYC नॉर्म्स हैं उसके कंप्लायंस में इरेगुलरिटीज देखी RBI ने from the side of Paytm payment banks. And also यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 4 प्राइमरी रीजंस हमें ये बता रहा है. बैंक falsified the compliance on issues that was pointed out by the regulators. Then RBI ने 5.39 करोड़ की पेनल्टी लगाई थी बैंक के ऊपर फॉर द नॉन कंप्लायंस. एंड ऑल्सो द बैंक जो है उसने नेसेसरी चेंजेस जो हाईलाइट किए गए थे उसने उसमें inaccurate compliance reports बना के दिखाई, which led to the restrictions on Divya, please scroll down. which led to restrictions on adding new customers in March 2022. तो यहाँ पे हम बेसिकली जो मेन इशू है KYC नॉन कंप्लायंस का है, एंड देन falsely reporting the inaccurate compliance reports. That is why RBI has taken that step. And some important features specifically for the payments banks includes that they can only accept the deposits up till rupees 1 lakh per customer and not more than this. And apart from this, they do not issue any kind of loan. So in case of loans, they can also not issue credit cards also. They can issue debit cards, but not credit cards and the loans, because credit cards is also a type of loan only. And other services are available like net banking and ATM cards, debit cards, mobile banking. So all of these services are available. So इस पे question आ चुका है prelims में already. Yes, thank you, Vansari. So यहाँ पे it is just a map to revise the Gaza and Israel geography. तो ऊपर हम देख सकते हैं गोलन हाइट्स, देन सी ऑफ गलीली, माउंट ऑफ मेरॉन. साइड में हम देख सकते हैं मेडिटेरियन सी. एंड देन अगर हम नीचे आते हैं वेस्टर्न साइड में नीचे आते हैं तो सिनाई पेनिनसुला, देन डेड सी, जॉर्डन के साथ बॉर्डर लग रहा है, एंड देन लेबनान, Syria and Egypt. So there is So one interesting fact about Dead Sea is that why it is called Dead Sea. So the density of water is highest, which is found in the Dead Sea. And why that density is one of the highest? Because of the concentration of salt that is found in the waters of Dead Sea. Apart from normal like sea water, the
content and concentration of salt is recorded to be one of the highest in Dead Seas. So that is why its name and the reason. Yes. थोड़ा सा और नीचे स्क्रॉल करो, नीचे नीचे एक और मैप है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं बॉर्डर क्रॉसिंग, राफा क्रॉसिंग है नीचे, देन करेम शेलोम गुड्स क्रॉसिंग, एंड ऊपर अगर हम ईस्टर्न साइड में नॉर्थर्न साइड में देखते हैं तो एरेस क्रॉसिंग है। सो ये 3 क्रॉसिंग है जो इम्पोर्टेंट हो जाती है। ओके, वी कैन स्क्रॉल अप। सो यहाँ पे बात हो रही है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी की। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी की बात इसलिए हो रही है क्योंकि इंडिया में 25 करोड़ इंडियंस हैव बीन रेज्ड फ्रॉम पॉवर्टी सिंस 2013 टू 14। एंड यहाँ पे हम बात करते हैं तो डिक्लाइन हमने देखा है जो कि 2013 टू 14 में 29.17% था, अब वो 2022 टू 23 में हो गया 11.28%। सो 24 करोड़ से ज्यादा जो पीपल थे दे आर एस्केपिंग द पॉवर्टी। टॉप लिस्ट में हम देखते हैं तो उत्तर प्रदेश है विद 5.94 करोड़ पीपल, देन इट इज फॉलोड बाय बिहार एंड देन मध्य प्रदेश। तो यहाँ पे अगर बात करते हैं तो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी होती क्या है, तो सबसे पहले तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट है पॉवर्टी लाइंस का। तो पॉवर्टी लाइंस बेसिकली एक्सपेंडिचर लेवल जो आपका होता है that are considered minimum enough for someone to be called poor। बट अगर हम MPI की बात करते हैं तो यहाँ पे हम 10 इंडिकेटर्स करते हैं, जिसमें से मेन एरियाज हेल्थ, एजुकेशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है। इसके अंडर भी हमने एडिशनल इंडिकेटर्स देखे हैं इंडियन MPI में, जैसे कि हेल्थ में मैटरनल हेल्थ हमने देखा है, एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में बैंक अकाउंट्स को भी हम देखते हैं। इफ यू वुड लाइक टू ऐड एनीथिंग मानसी जी। हाँ जी, यहाँ पे we see when we talk about just the share in terms of percentage decline of the multidimensional poverty people or the population in India. So from 2003-4 to 2021, up till that, the share has been reduced to 50%. We can say by 50%. And after that, in 1 year, we are seeing that the population which suffers from multidimensional poverty it is just at 11%, and the next target is to reduce it up till 5 to 6%. And here the multidimensional poverty index in India, it is published by Niti Aayog, and so I think these are the important things here. ठीक है। और इसमें ये कि नीति आयोग 12 इंडिकेटर्स के ऊपर इसको ऐड करता है ताकि उनको किया जा सके। इसके अलावा ये था कि जो 24 करोड़ इंडियंस पॉवर्टी से बाहर आए हैं, सिर्फ इतना ही काफी नहीं है, उनको और किस तरह से इंक्रीज किया जाए। इसके अलावा हम उन 12 इंडिकेटर्स के साथ साथ किस तरह की स्कीम्स यूज की गई थी उनको देख सकते हैं। जैसे जब हम प्रेग्नेंट वुमेन की बात करते हैं तो हम मातृ योजना आ गई थी। जब हम पोषण की बात करते हैं तो वहाँ पोषण पोषण 2.0 और आंगनवाड़ी स्कीम्स आ गई थी। जब हम गैस कनेक्शन की बात करते हैं, हेल्थ की बात करते हैं तो वहाँ उज्ज्वल स्कीम आ गई थी। जब हम बिजली की बात करते हैं तो वहाँ उज्ज्वला स्कीम आ गई थी। तो इस तरह से अलग अलग पॉइंट्स पर सभी को कनेक्ट किया गया है। उसके बाद हम एजुकेशन की बात करते हैं, वहाँ PM श्री, डिजिटल इंडिया और इनका रोल आ गया था। तो इन सबको भी हम कनेक्ट करके देख सकते हैं उनके साथ। And we have also covered the concept of churning poverty. So what is the meaning of churning poverty? It is the people who are on the borderline of the poverty line. Like if the income increases slightly, so they would be considered out of the poverty. And again, if that declines, so they would again come under poverty. So this fight of, staying outside the poverty line, this is called churning poverty. Okay, this we have covered. We can move to the next one. सो यहाँ पे बात हो रही है असम में जो हम इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स करने वाले हैं। सबसे पहले तो है दिव्यालोक परियोजना, जहाँ पे हम ऑल वेदर पेडिस्ट्रियन कनेक्टिविटी दे रहे हैं एंड वर्ल्ड क्लास एमिनिटीज देंगे टू पिलग्रिम्स अंडर द स्कीम ऑफ PM डिवाइन।
Mansidi, you can take this up. I will just be back. Okay, it is talking about the overall infrastructural development and the capital expenditure in the state of Assam. So the scheme PM Divine scheme, it is related to the development of the Northeast India, and there's specific the donor ministry, which is again about Northeastern India. So we are in launching the projects related to the construction of the national highways, medical colleges, then sports stadiums, widening of the roads, and construction of even airports, then malls. So, in a way, we are talking about urbanization, but in a planned and sustained manner. So, that needs to be ensured. Taking the next article. So, when talk about environment, so here, certain reasons are mentioned that geopolitics, neoliberalism, and racism, it made energy a commodity. This should be a right. So it is talking about commodification of the basic services like the availability or the energy supply here talking about the electricity. So it is saying that rather than commodifying it, we should focus upon or we should emphasize upon it as a right of the citizens. Right to 24 into 7 electricity should be a part of the right. And here we have the data in terms of the world warm. So fossil fuel consumption, how that has changed globally. So we are seeing, despite science and the evidences and so much of research and development being done, even despite that, we see the developed countries, they are still the leading producers in average consumption of energy from the coal, oil, and gas, as recorded in 2022. So with this, they also became one of the largest producer of greenhouse gases too. So the largest consumer is Canada, then US, Australia, Russia, Japan. So then you can see Germany, Europe, China. So almost it is in the Western world, which is the largest consumer of fossil fuels. So Castle of Oil, we're talking about, we can then talk about cartels like OPEC or even Saudi Arabia. So how even these countries, they are now trying to diversify their income sources apart from just the crude oil. So be it like tourism or even the education sector. So that is being promoted. एंड ऑल्सो यहाँ पे बात हो रही है कि कैसे वर्ल्ड वॉर 2 के बाद हम देख सकते हैं कि जो ऑयल सेक्टर है इट सुपरसीडेड इवन कोल एंड इट रोज। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं 1950 टू 1968 की, तो जो ऑयल है बिफोर वर्ल्ड वॉर अगर हम बात करते हैं तो जो ग्लोबल ऑयल प्रोडक्शन है इट वाज डोमिनेटेड बाय यूएस। बट वॉर के बाद वो शिफ्ट हो गया मिडिल ईस्टर्न एंड नॉर्थ अफ्रीकन कंट्रीज के बाद। एंड इनके बाद जो सऊदी अरेबिया, ईरान, लीबिया, ये इंपॉर्टेंट पावर्स बन गए इन द ऑयल सेक्टर। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि व्हाई देयर आर सो मेनी ऑयल शॉक्स इन 1970s एंड व्हाट वर देयर इम्पैक्ट्स। सो यहाँ पे बात करते हैं प्रोड्यूसर कंट्रीज की। प्रोड्यूसर कंट्रीज में आ जाता है इराक, अल्जीरिया, वेनेजुएला। यहाँ पे नेशनल कंपनीज थी ऑफ ऑयल विच determined that they deserved a greater share of prices on each barrel, and they wanted money to come back instead of going to international oil companies in the US and Europe, which led to the formation of OPEC, the oil producing and exporting countries, which sought to improve their terms of trade. So instead of going towards the oil companies of US and Europe, which led to the formation of OPEC. फिर बात हो रही है यहाँ पे 6 Day वॉर की 1967 बिटवीन द इजराइल एंड अरब स्टेट्स। तो जो इनकंसिस्टेंसीज थी, जियो पॉलिटिकल कंसर्न्स थे, उनकी वजह से जो ऑयल शॉक्स थे वो इतने ज़्यादा अकर हो रहे थे 1970s में। तो पहला ऑयल शॉक आया 1973 में जब एम्बार्गो ऑफ द